प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे नए तहरीर करदा नावल मार्टिन और शेरोन एक रोमानवी दास्तान का सरवर्क। और इस वक्त मेरे इस नावल की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 24 तक के सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने इस नए नावल की दूसरी और आखिरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। जिस पर शेरोन ने हंसते हुए मार्टिन को कहा कि फिर आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैं भी कराटे जानती हूँ, और आपको तो मालूम ही होगा कि कराटे के वार कितने ख़तरनाक होते हैं। और ये कहकर शेरोन अपनी कार की तरफ बढ़ गई और फिर वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए सोचने लगी कि क्या मैं वाकई पागल तो नहीं हो गई हूँ कि जो मैं एक कंगाल लखपति को लेकर अपने इस छोटे से फ्लैट नुमा एक मामूली से घर में लेकर जा रही हूँ। इसके बाद बिला आखिर शेरोन मार्टिन को लेकर अपने इस छोटे से फ्लैट में पहुंच गई। अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए शेरोन ने मार्टिन को बताया कि उसका ये घर मार्टिन के शायाने शान नहीं है, और ये कहकर वो अपने बाथरूम में अपने कपड़े तब्दील करने के लिए चली गई। जिस पर मार्टिन ने फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर ही शेरोन को कहा कि क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं, क्योंकि जिस जगह पर मैं पैदा हुआ था ये जगह उस जगह के लिहाज से मेरे लिए अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के सबसे दौलतमंद और कारोबारी इलाके पार्क एवेन्यू जैसी जगह है। जिस पर शेरोन ने अपने बाथरूम से बाहर की तरफ झांकते हुए खुशी से कहा कि क्या वाकई ये सच है। जिस पर मार्टिन ने वहीं पर खड़े होकर उसे बताया कि उसके अपनी कंपनी के कारोबार का आगाज़ भी बिल्कुल एक इब्तदाई खरोंच से किया था, लेकिन बदकिस्मती से अब वो फिर से वापस उसी मकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां से उसने अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र का आगाज़ किया था। लेकिन इस दफ़ा में फ़र्क ये है कि वो अब बेघर भी हो गया है। इसके बाद जब शेरोन अपना लिबास तब्दील करने के बाद अपने बाथरूम से बाहर आई तो उसने मुस्कुराते हुए मार्टिन से कहा कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर रह सकता है। जिस पर मार्टिन को शदीद हैरत होने लगी और फिर उसने हैरानगी से शेरोन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर शेरोन ने हमदर्दाना लहजे में मार्टिन से कहा कि जो कुछ वो उसके बारे में जानती है उसके मुताबिक वो एक बिल्कुल तन्हा इंसान है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं और अब तो उसके सर पर घर की छत का साया भी मैसर नहीं है। इसके बाद मार्टिन शेरोन के फ्लैट की दीवारों और छत का जायज़ा लेने लगा और फिर उसने शेरोन से कहा कि ये क्या दीवानापन है, और क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें आसमानों से मेरी मदद करने के लिए भेजा है। फिर मार्टिन ने शेरोन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ये सब अदा कर दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे ये सब कुछ तुम्हारे इस अपार्टमेंट से शुरू करना चाहिए। जिस पर शेरोन ने इस्तेहफामिया अंदाज में हैरत से मार्टिन से पूछा कि इससे आपका क्या मतलब है। जिस पर मार्टिन ने शेरोन से पूछा कि क्या उसके पास तामीराती काम के कोई औजार वगैरह हैं। जिस पर शेरोन ने हंसते हुए मार्टिन से कहा कि एक लखपति को कैसे मालूम हो कि एक हथौड़ी को कैसे पकड़ा जाता है। जिस पर मार्टिन ने उसे बताया कि तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मुझे हथौड़ी पकड़नी आती है और मेरी यही सलाहियत है कि जिसकी वजह से मैं एक लखपति बन गया था, क्योंकि मेरी कंपनी एक तामीराती कंपनी थी। अगले रोज़ रात को शेरोन जब अपने रेस्टोरेंट से वेट्रेस के काम से वापस आकर अपने घर लौटी तो दरवाज़ा खोलते हुए वो सोचने लगी कि
کہ جیسے وہ ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہے جہاں پر اس کا شوہر بھی موجود ہے جو اسے ابھی ابھی ملا ہے۔ اور پھر جیسے ہی شیرون نے اپنے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو اسے اپنا گھر سجاوٹ سے بھرپور ملا۔ ہر طرف شمعیں روشن تھیں اور اس گھر کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ گھر کی تمام بکھری ہوئی اشیاء اپنے درست مقام پر رکھی ہوئی تھیں۔ پھر شیرون سوچنے لگی کہ وہ اس کنگال لکھ پتی کے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ تصور کرنے لگی ہے۔ اس وقت مارٹن فلیٹ کے دروازے کے سامنے موجود ایک صوفہ پر بیٹھ کر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ شیرون نے جب مارٹن کو دیکھا تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ مارٹن اتنا سب کچھ کھو دینے کے باوجود اب بھی کتنا پر اعتماد اور پرعزم ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک عورت اپنے شوہر میں اپنے خوابوں میں ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ پھر شیرون اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر کی سجاوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے مارٹن سے پوچھا کہ کیا میں اپنے ہی گھر میں آئی ہوں؟ اس کے ساتھ ہی شیرون نے اپنا اوور کوٹ اتار کر سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی کی پشت پر لٹکا دیا۔ پھر مارٹن نے اسے گھر میں داخل ہونے پر خوش آمدید کہا اور پھر اس نے شیرون سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ سب پسند آیا ہے، جس کے جواب میں شیرون نے مارٹن سے پوچھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، جس پر مارٹن نے اسے بتایا کہ اس نے چند لوگوں کو اپنے پیسے ادھار دیے ہوئے تھے جو اس نے ان سے وصول کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اصل حیران کن بات تو اب ہے، لیکن اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی، جس پر شیرون تیار ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر مارٹن نے اس کے پیچھے آ کر اس کی بند آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور پھر وہ شیرون کو لے کر آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ شیرون اپنے دل میں سوچنے لگی کہ مارٹن روزانہ مجھے حیران کر دینے والے کام کرنے لگا تھا، اور اس رات یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور پھر مارٹن نے شیرون کو اپنی آنکھیں کھولنے کو کہا، اور جب شیرون نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے اس کی رات کے کھانے کی میز انتہائی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی، اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے شمع دانوں کے درمیان میں خوبصورتی سے پلیٹوں میں سجے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر شیرون نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا کہ تو کیا آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ایک ریسٹورنٹ شیف کا قرضدار ہوں؟ اور اس کے ساتھ ہی مارٹن نے شیرون کو نہایت ادب اور احترام سے اس کی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ اس ریسٹورنٹ شیف کا مقروض نہیں بلکہ اس کی مالکہ کا مقروض ہے۔ لیکن پھر مارٹن نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسی طرح کا ہی انتظام کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ شیرون کا شکریہ ادا کیا، جس پر شیرون نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، مارٹن تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر شیرون نے ڈنر کا آغاز کرتے ہوئے مارٹن کے شیمپین کے پیک کے ساتھ اپنا شیمپین کا پیک ٹکرایا اور سوچنے لگی کہ اس کے لیے یہ کتنا حیران کن ہے کہ اس کے احساسات اسے اس اجنبی کے کتنا قریب لے آئے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان دونوں کے پاس ہی اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی شدید ترین قلت ہے، یا شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہوں۔ کھانے کے دوران شیرون نے مارٹن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے جو اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کر سکے؟ تو پھر مارٹن نے شیرون کو بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام زیک ہے، لیکن اب اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس طرح سے اس کے باقی تمام دوستوں نے چھوڑ دیا ہے۔
जब से उसने अपनी दौलत खोई है, लेकिन फिर तुम मुझे मिल गई। जिस पर शेरोन ने मार्टिन को कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक वेट्रेस हूँ। जिस पर मार्टिन ने शेरोन की तारीफ करते हुए उसे कहा कि नहीं, वो एक आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ख़ास इंसान है। फिर मार्टिन ने शेरोन से पूछा कि फ़र्ज़ करो कि कोई शख्स जो कि बेहद गरीब है और उसका सब कुछ लुट चुका है और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन वो फितरतन एक अच्छा इंसान है, और वो अगर तुम्हें अपने साथ एक डिनर के लिए मदऊ करे तो तुम उसे क्या जवाब दोगी। जिस पर शेरोन ने मार्टिन की आंखों में झांकते हुए उसे कहा कि अगर वो इसी की तरह का कोई शख्स है तो वो उसे कहेगी कि उसे इससे मिलने से बेहद खुशी होगी और वो कल रात का 8 बजे वाला डिनर उसके साथ करेगी। जिस पर मार्टिन ने शेरोन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे मोहब्बत से कहा कि उसे अब पछताना नहीं पड़ेगा। शेरोन के चेहरे पर खुशी की एक नई लहर आ गई और फिर वो अपने दिल में सोचने लगी कि वो मार्टिन की कशिश के सामने खिंचती ही चली जा रही है, और वो अपनी इस नई होने वाली मुलाकात से बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उससे अगले रोज़ मार्टिन के साथ उसकी अपनी इस मोहब्बत भरी होने वाली मुलाकात के लिए जब शेरोन अपने रेस्टोरेंट में पहुंची तो वहां उसने जो मंजर देखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। शेरोन ने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर देखा कि जैक और जेसिका उस रेस्टोरेंट की एक मेज़ पर संजीदगी और फिक्रमंदी से बैठे हुए थे। जेसिका जैक से कह रही थी कि जैक, मुझे नहीं मालूम कि अब हम क्या कर सकते हैं। शेरोन ने जब जेसिका का ये जुमला सुना तो उसने अपने रेस्टोरेंट के किचन के दाखिली दरवाजे की दीवार की ओट में पनाह ले ली और वो उनकी बातें गौर से सुनने लगी। फिर जैक ने शेरोन को बताया कि जल्द या बदेर पुलिस को पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट जाली है और मार्टिन ने कोई चोरी नहीं की है। इस बात पर जेसिका ने जैक से पूछा कि अब उसका क्या मशवरा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस बात पर जैक ने जेसिका से कहा कि अब उनके लिए मार्टिन के घर में मौजूद उस तिजोरी तक पहुंचना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उस तिजोरी में मौजूद उन तमाम कागजात के सबूत मौजूद हैं जिनसे मार्टिन की बेगुनाही साबित होती है, और अब उनके लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इन कागजात तक पुलिस की रसाई ना हो सके। जिस पर जेसिका ने जैक को बताया कि लेकिन उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं है और उसे नहीं मालूम कि वो तिजोरी किस किस्म के मकनातीस या किसी कोड के ज़रिए से खुलती है। जिस पर जैक ने उसे मशवरा देते हुए कहा कि वो ऐसा करे कि वो इस घर में दोबारा दाखिल हो और उसे तलाश करे। जिस पर जेसिका ने जैक को बताया, लेकिन मैं उस लानती लड़की का क्या करूं जिसकी वजह से अब वो वहां नहीं जा सकती। तो फिर जैक ने हैरानगी से जेसिका से पूछा कि कौन सी लड़की। इससे पहले कि जेसिका उसको कोई जवाब देती, इतनी देर में उस रेस्टोरेंट की वही खातून मैनेजर शेरोन के अकब से नमदार हुई और उसे धकेलते हुए उस रेस्टोरेंट के लाउंज के वस्त में ये कहते हुए लेकर आ गई कि वो यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही है। रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग हैं, जाओ जाके अपना काम करो। जब शेरोन जेसिका के सामने आई तो जेसिका ने फ़ौरन उसे पहचान लिया और जैक को ज़ोर से बताया, यही है वो लड़की। जैक ने गुस्से से अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उस रेस्टोरेंट की खातून मैनेजर ने भी गुस्से से शेरोन से पूछा कि अब तुमने क्या कर दिया है। फिर जैक अपनी कुर्सी से तेज़ी से उठकर शेरोन के पास आया और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब ले आया। शेरोन अपने साथ ये सलूक होते देखकर डर कर सहम गई और जैक से कहने लगी, मुझे जाने दो। जिस पर जैक ने शेरोन से कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। इस दौरान मार्टिन भी इस रेस्टोरेंट के मरकज़ी दाखिली दरवाजे से
इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और जब उसने जैक को शेरोन को इस जालिमाना अंदाज से पकड़े हुए देखा तो उसने जैक और जेसिका दोनों को देखकर पहले तो हैरानगी का इजहार किया और फिर उसने उन दोनों से पूछा कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर शेरोन ने डरते हुए मार्टिन को बताया कि ये दोनों मिलकर आपका काम तमाम करना चाहते हैं, जिस पर जैक ने शेरोन को लानती लड़की कहा। तो फिर मार्टिन ने गुस्से से भड़क कर जैक को कहा, क्या कहा तुमने? और इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का देते हुए कहा कि बेहतर है कि तुम इससे दूर रहो। अब घबराने की बारी जेसिका की थी। इस पर जैक ने मार्टिन को धमकी देते हुए कहा कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो पहले से ही लुट चुके हुए हो। तो फिर उसने शेरोन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उसने अब एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो हम सब एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर जेसिका के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो इस साजिश में जैक के साथ बराबर की शरीके जुर्म थी। मार्टिन ने जैक की इस धमकी को नज़रअंदाज करते हुए उसे जवाब दिया कि उसे अब किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी तो अब हर चीज़ ही लुट चुकी है और अब तो वो महज इसके लुटने का नज़ारा देखने का ख्वाहिशमंद है, जैसे कि वो खुद लुट चुका है। ये सुनकर जैक पेचुताप खाते हुए वहाँ से रवाना हो गया। तो मार्टिन ने उसे खुदा हाफिज़ कहा और जेसिका ने उसके जाते हुए पीछे से ज़ोरदार आवाज़ में चिल्ला के आवाज़ दी, मेरा तो इंतज़ार करो। जिस पर जैक उस रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास जाकर रुका और जेसिका से कहा कि वो उसे तन्हा छोड़ दे। फिर जेसिका भी जैक के पीछे भाग पड़ी। तो फिर इस रेस्टोरेंट की इसी खातून मैनेजर ने गुस्से से मार्टिन की तरफ देखते हुए पूछा कि अब इस खाने का बिल कौन अदा करेगा। फिर इस रेस्टोरेंट की खातून मैनेजर ने गुस्से से शेरोन की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या अब तुम दोबारा भी ये बिल अदा करोगी? जब शेरोन ने कोई जवाब नहीं दिया तो इस रेस्टोरेंट की खातून मैनेजर ने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी वजह से इस रेस्टोरेंट पर बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हें कोई और जॉब तलाश कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शेरोन गमज़दा हो गई और फिर उसने परेशानी के आलम में मार्टिन की तरफ देखा तो मार्टिन ने भी उसे आंखों ही आंखों में बताया कि उसे उससे हमदर्दी है और वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो दोनों एक साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मार्टिन ने रेस्टोरेंट से बाहर आकर इंतहाई दुख भरे अंदाज में शेरोन से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उसे बहुत ही अफसोस है कि उसकी जॉब उसकी वजह से ख़त्म हो गई। जिस पर शेरोन ने मार्टिन से कहा कि आपने तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, जिसमें लाखों रुपए और एक तिजोरी की चाबी भी शामिल है। जिस पर मार्टिन ने शेरोन को बताया कि इस तिजोरी की चाबी का भी एक मिजाहिया वाक़या है। तुम्हें याद है ना वो दिन जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी और मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी, जिस पर शेरोन ने इस बात में सर हिला दिया। बस वही घड़ी इस तिजोरी की चाबी थी। जिस पर शेरोन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। फिर मार्टिन ने शेरोन को मज़ीद बताया कि तुमने भी उसे खो दिया होगा। जिस पर शेरोन ने हंसते हुए मार्टिन को बताया कि ये सच नहीं है और फिर उसने अपने ओवरकोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला और वही घड़ी निकालकर मार्टिन को दिखा दी। मार्टिन ने उस घड़ी को देखते हुए शेरोन से पूछा कि ये घड़ी तुमने फ़रोख्त क्यों नहीं की? और फिर मार्टिन ने शेरोन का वो घड़ी वाला हाथ थामते हुए उससे दोबारा यही सवाल किया। तो फिर शेरोन ने कहा कि इसलिए कि ये घड़ी मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से देखने लगे। इसके बाद मार्टिन ने शेरोन को कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे एक और भी काम करना है। जिस पर शेरोन ने मार्टिन से पूछा कि कौन सा काम? जिस पर मार्टिन ने शेरोन की आंखों में मोहब्बत से देखते हुए कहा कि वो अब उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। ख़त्म शुद्ध।